जय हिंद दोस्त। आज हम लेकर आए हैं बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कोशिका। और इस टॉपिक से हर कंपटीशन एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछता है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक को आप ज़रूर पढ़ के जाएं ताकि इस टॉपिक से जुड़े कोई भी प्रश्न आपसे ना छूटे। तो चलिए हम देखते हैं आगे। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका हमारे शरीर की सूक्ष्मतम जीवित इकाई है, अर्थात कई लाख कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर बना है। इसलिए कोशिका को संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। रॉबर्ट हुक ने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में सबसे पहले कोशिका के बारे में बताया और यह मृत पादप कोशिका थी जो कि ओक वृक्ष की छाल कर्क से प्राप्त की गई थी। साइटोलॉजी का जनक रॉबर्ट हुक हैं। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने सबसे पहली बार तालाब के जल से जीवित कोशिका के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन और सबसे बड़ी कोशिका इग सेल। मेल में सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन, सबसे छोटी कोशिका स्पर्म और फीमेल में सबसे छोटी कोशिका आरबीसी, सबसे बड़ी एकल कोशिका शुतुरमुर्ग, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। कोशिका सिद्धांत। अब हम देखते हैं कोशिका सिद्धांत। तो प्रतिपादन मैथियस स्लाइडेन और स्वान ने की, जबकि रुडोल्फ विर्चो ने कोशिका सिद्धांत को पूरा किया। कोशिका सिद्धांत के कुल 4 बिंदु दिए गए हैं। कोशिका जीवित जीव की सूक्ष्मतम इकाई है और यही क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई है। कोशिका की संरचना के आधार पर जीवधारी 2 प्रकार की होती है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। तीसरा, कोशिका में जैविक रासायनिक क्रियाएं होती है और यही हमारे जीवन का आधार है। चौथा, कोशिका में विभाजन होता है और प्रत्येक मात्र कोशिका अपनी पुत्री कोशिका में बट जाती है और इसी आधार पर जीवधारी का वृद्धि और विकास होता है। कोशिका के प्रकार। कोशिका 2 प्रकार, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। एक तरफ पादप कोशिका, एक तरफ जंतु कोशिका। तो पादप कोशिका की आकार है वर्गाकार है और जंतु कोशिका का आकार देखिए। अब हम देखते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। तो पादप कोशिका एक तरफ है कोशिका के भाग, एक तरफ है पादप कोशिका, एक तरफ जंतु कोशिका। कोशिका भित्ति। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है जो कि प्रथम लेयर होता है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। कोशिका झिल्ली। पादप कोशिका में दूसरी लेयर कोशिका झिल्ली होती है, जबकि जंतु कोशिका में पहला लेयर कोशिका झिल्ली की होती है। लवक। पादप कोशिका में लवक पाया जाता है जबकि जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है। केंद्रक। पादप कोशिका में केंद्रक पाया जाता है लेकिन किनारा पर, जबकि जंतु कोशिका में केंद्रक पाया जाता है बीच में। माइक्रोकोन्ड्रिया पादप कोशिका में भी पाया जाता है बहुत कम मात्रा में, जंतु कोशिका में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। भोजन। पादप कोशिका में भोजन स्टार और वसा के रूप में बचाता है, जबकि जंतु कोशिका वसा और ग्लाइकोजल के रूप में बचाता है। लाइसोसोम। पादप कोशिका में लाइसोसोम बहुत रेयर पाया जाता है जबकि जंतु कोशिका में पाया जाता है। राइबोसोम पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। राजधानी। पादप कोशिका में केवल एक और बड़ा आकार का, जबकि जंतु कोशिका में राजधानी अधिक संख्या और आकार छोटा। कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना को देखते हैं। कोशिका आवरण में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली होती है, जबकि कोशिका द्रव्य में 3 तरह से देखते हैं, दोहरी झिल्ली, एकल झिल्ली और झिल्ली युक्त। दोहरी झिल्ली में माइटोकॉन्ड्रिया और लवक होती है, एकल झिल्ली में अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम, और झिल्ली युक्त में राइबोसोम और सेंट्रोसोम होती है। केंद्रक में गुणसूत्र, डीएनए, आरएनए होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोशिका भित्ति। यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, निर्जीव होता है, पूर्ण परागमय होती है।
अलग अलग पादपों अलग अलग रसायनों की अलग अलग पादपों में अलग अलग रसायनों की कोशिका भित्ति बनी होती है। आम, महुआ, नीम बड़े पादप सेलुलोज की कोशिका भित्ति बनी होती है। शैवाल की कोशिका भित्ति भी सेलुलोज की बनी होती है। कवक जो कि एक मशरूम है, इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। और बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकोन या न्यूमेरिक अम्ल की बनी होती है। कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य पेड़ पौधों की मजबूती या दृढ़ता प्रदान करना होता है। दो पादप कोशिका आपस में सिमेट्री एजेंट से चिपकी होती है, इसीलिए पेड़ पौधे बहुत मजबूत होते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा, कोशिका झिल्ली। पादप कोशिका में दूसरा लेयर पर और जंतु कोशिका में पहला लेयर कोशिका झिल्ली होता है। यह जीवित होती है, अर्धपरागमय होती है। इसमें संरचनात्मक का गुण होता है। कोशिका झिल्ली रासायनिक रूप से वसा और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली नोट में कोशिका झिल्ली रासायनिक रूप से वसा और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली का काम क्या है? तो परासरण, निम्न सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अणुओं का प्रसार करना। विसरण, अधिक सांद्रता से कम विसरण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अणुओं का प्रसार करना। प्रागम्यता चयनात्मक इसका गुण है। कोशिकांग, दोहरी झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया लवक, एकल झिल्ली अंतर्द्रव्यजालिका गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम। झिल्ली युक्त में राइबोसोम और सेंट्रोसोम है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे दोहरी झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक को। तो इसमें सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर देखिए। बाहरी झिल्ली है, उसको अंदर क्रेस्टी पाया जाता है। आंतरिक झिल्ली अंगुलीनुमा संरचना की बनी होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम पाया जाता है, एमडीएनए पाया जाता है। पूर्ण आंतरिक भाग को मैट्रिक्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि यह ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज का विखंडन करती है और एटीपी का निर्माण करती है। नोट, रिचर्ड अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया, जबकि कार्ल बेल्डा ने नामकरण किया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया कौन? रिचर्ड अल्टमान। और कार्ल बेल्डा ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया। बढ़ते हैं लवक। दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है और केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। लवक जो है दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है और केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। हेकल ने लवकों की खोज की, जबकि डब्ल्यू सिम्पर ने इसकी व्याख्या किया। तो हेकल ने लवक की खोज किया और डब्ल्यू सिम्पर ने लवक की व्याख्या किया। नोट, लवकों का मुख्य कार्य भोजन निर्माण और भोजन का भंडारण करना है और यह 3 प्रकार का होता है। लवक, पहला हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णित लवक। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट और अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट। तो हरित लवक प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट फूल व फलों में रंग प्रदान करता है। और ल्यूकोप्लास्ट अवर्णी लवक सूर्य के प्रकाश से दूर सफ़ेद अथवा रंगहीन कार्य भोजन का संग्रहण करना इसका है, जो कि प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। हरित लवक क्वांटासोम हरित लवक की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। तो क्वांटासोम हरित लवक की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। एकल झिल्ली वाले कोशिकांग। एकल झिल्ली वाले कोशिकांग में सबसे पहले 1 नंबर पर आता है अंतर्द्रव्यजालिका ER। यह एकल झिल्ली वाला कोशिकांग है और केंद्रक के चारों तरफ पाया जाता है। अंतर्द्रव्यजालिका एकल झिल्ली वाला कोशिकांग है और केंद्रक के चारों तरफ पाया जाता है तथा केंद्रक को सपोर्ट देता है। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन तथा वसा का निर्माण करना है। अंतर्द्रव्यजालिका ER का मुख्य काम प्रोटीन और वसा का निर्माण करना है। कीर्थ आर पोर्टल ने अंतर्द्रव्यजालिका ER के बारे में बताया। अंतर्द्रव्यजालिका 2 प्रकार की होती है, ER, RER और SER।
RER मतलब रुक्ष अंतर्द्रव्य जालिका, RER, और SER चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। RER में होता है कुछ, इसमें राइबोसोम पाया जाता है, जबकि SER में राइबोसोम नहीं पाया जाता है। RER में इसके द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है, जबकि SER में वसा और लिपिड का निर्माण होता है। SER के निर्विष्कारक का गुण होता है, SER में निर्विष्कारक का गुण होता है, अर्थात कोशिका में प्रवेश विष को अवशोषित करने का काम करता है। अतः 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 अंतःप्रद्रव्य जालिका को कोशिका का राजपथ या हाईवे कहा जाता है, क्योंकि एक कोशिका से दूसरी कोशिका के बीच पदार्थों का प्रवाह इन्हीं से होता है। गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय, गोल्जी काय केंद्रक के समीप मौजूद झिल्ली नुमा कोशिकांग है। इटली के वैज्ञानिक कैमिलो गोल्जी ने इसके बारे में बताया। गोल्जी काय का मुख्य काम प्रोटीन की पैकिंग करना और उसमें आवश्यक सुधार करना है। इसे ट्रैफिक कंट्रोलर या यात्रा प्रबंधक भी कहा जाता है। गोल्जी काय का एक अन्य कार्य भी है, और यह कोशिका विभाजन के दौरान कोशिका को दो भागों में बांट देता है। नोट: पेड़ पौधों में गोल्जी काय बहुत छोटा होता है और इसे डिक्टियोसोम कहा जाता है। पेड़ पौधों में गोल्जी काय बहुत छोटा होता है और इसे डिक्टियोसोम कहा जाता है। लाइसोसोम। अब देखते हैं तीसरा नंबर, लाइसोसोम। लाइसोसोम, इसका जन्म गोल्जी काय से होता है। क्रिस्टियन डी दुबे ने लाइसोसोम के बारे में बताया। लाइसोसोम के पास अनंत शक्तिशाली हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। इसकी सहायता से यह कोशिका में मौजूद जैविक अपशिष्ट को साफ कर देता है, इसलिए इसे कोशिका का सफाई कर्मी कहा जाता है। लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के प्रेरणा से कई बार पूरी कोशिका को नष्ट कर देता है और स्वयं भी समाप्त हो जाता है, इसीलिए इसे सुसाइड बैग या आत्महत्या की थैली कहा जाता है। यह पूरी प्रक्रिया एपोप्टोसिस कहलाती है। झिल्ली रहित कोशिकांग। झिल्ली रहित कोशिकांग में हम पढ़ेंगे राइबोसोम और सेंट्रोसोम। तो फर्स्ट में राइबोसोम, जॉर्ज पेलोडो ने इसके बारे में बताया, इसीलिए इसे पेलोडोकन भी कहा जाता है। राइबोसोम को बारे में जॉर्ज पेलोडो ने बताया, इसलिए इसे पेलोडोकन भी कहा जाता है। राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन का निर्माण करना है। राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन का निर्माण करना है। राइबोसोम निम्नलिखित कोशिकांगों में पाया जाता है। तो देखते हैं राइबोसोम कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है राइबोसोम, हरित लवक में भी पाया जाता है, ER जो कि RER में पाया जाता है राइबोसोम, और केंद्रक में भी पाया जाता है राइबोसोम। राइबोसोम का प्रकार 70S और 80S। 70S पहले देखते हैं, अविकसित प्रोकैरियोटिक होता है, जबकि 80S विकसित यूकैरियोटिक होता है। कोशिका अब 70S में कोशिका में उपलब्ध होता है बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, जबकि 80S पेड़ पौधा और जंतु में होता है। अब पढ़ेंगे हम दूसरा नंबर पर सेंट्रोसोम। टी बेबरी ने सेंट्रोसोम के बारे में बताया। इसका मुख्य कार्य कोशिका विभाजन में मदद करना, अर्थात यह सभी प्रकार की कोशिकाओं में मौजूद होकर नई कोशिकाओं का निर्माण में मदद करता है। अब पढ़ेंगे केंद्रक। केंद्रक का आकार को देखते हैं। फर्स्ट लेयर केंद्रक झिल्ली जो कि प्रोटीन और वसा से बनता है। दूसरा बीच में जो केंद्रक छिद्र है और अंदर में क्रोमैटिन धागा है, और केंद्रक के बगल में राइबोसोम है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक के बारे में बताया। केंद्रक कोशिका का मुख्य भाग और नियंत्रण करता है। केंद्रक जो है कोशिका का मुख्य भाग है और इसे नियंत्रण करता है। केंद्रक में मुख्य तौर पर 3 भाग होते हैं। केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, यहीं से राइबोसोम का जन्म होता है, और तीसरा भाग क्रोमैटिन धागा। नोट:
क्रोमैटिन धागों में हमारा आनुवंशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है। तो क्रोमैटिन धागा में हमारा आनुवंशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है, अर्थात अधिकांश आनुवंशिक पदार्थ केंद्रक में ही होता है। गुणसूत्र केंद्रक, क्रोमैटिन धागा, डीएनए वगैरह। गुणसूत्र हमारे आनुवंशिक गुणों के वाहक होता है, अर्थात इन्हें आनुवंशिक वहन कहा जाता है। कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमैटिन धागा के द्वारा इसका विकास होता है तथा मेटाफेज अवस्था में यह दिखाई देने लगता है। नोट, विभिन्न प्रजातियों में प्रजाति के अनुसार सामान्य रूप से गुणसूत्र पाए जाते हैं। एग्जाम्पल में मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 46, गेहूं में 42, चावल में 24, मटर में 14 और तंबाकू में 48। घरेलू बिल्ली में गुणसूत्र 38, घरेलू कुत्ता में 78, गोरिल्ला और चिंपैंजी में 48, हाथी में गुणसूत्र 56, गाय में गुणसूत्र 60, घोड़ा में गुणसूत्र 64 और गोल्ड फिश में 100 से 104, आम में 40, डॉल्फिन में 44 डॉल्फिन में गुणसूत्र 44 पाया जाता है। नोट, सबसे कम गुणसूत्र एस्केरिस मैग्लोफिशस प्रोटोजोआ में पाया जाता है, जो कि सिर्फ 2 ही गुणसूत्र पाया जाता है। सबसे अधिक अलाकैथा जीवधारी में होता है, जो 1600 गुणसूत्र पाया जाता है। ह्यूमन मतलब मानव में 22 जोड़ी ऑटोसोम और 23वीं जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम है, जो कि XX में फीमेल और XY से मेल। पुत्र प्राप्ति के लिए केवल मेल ही जिम्मेदार होता है। पुत्र प्राप्ति के लिए केवल मेल ही जिम्मेदार होता है। अब पढ़ेंगे डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशनर ने किया था। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशनर। 3D डिजाइन का निर्माण रॉबर्ट वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने किया था। मतलब डीएनए की खोजकर्ता फ्रेडरिक मिशनर और 3D डिजाइन का निर्माण वाटसन और क्रिक, जो कि फ्रांसीसी क्रिक था। मुख्य कार्य आनुवांशिक पदार्थ कहलाता है। आनुवांशिक गुणों का निर्धारण प्रोटीन निर्माण पर नियंत्रित है। डीएनए की संरचना, अब डीएनए की संरचना देख लीजिए आप लोग। A+T और G+C जीन वगैरह से डीएनए की संरचना। डीएनए में एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और गुआनिन होता है। 1952-53 में डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना का पता चला और इसके लिए 1962 में वाटसन और क्रिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया। डीएनए में मौजूद क्षारों का विशेष क्रम जीन कहलाता है। डीएनए में मौजूद क्षारों का विशेष क्रम जीन कहलाता है और जीन ही आनुवंशिक का इकाई है और आनुवंशिकता का इकाई जीन है। जीनों का समूह जीनोम कहलाता है। इसका अध्ययन जीनोमिक्स कहलाता है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने जीनोमिक्स के तहत अध्ययन किया था और जेनेटिक कोड के बारे में पता लगाया और 1968 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। आरएनए खोजकर्ता फ्रेडरिक मिशनर, संरचना वाटसन और ग्रीक ने। कार्य प्रोटीन निर्माण में सहायता करता है, वायरस आदि में आनुवंशिक गुण प्रदान करता है। आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड रचना वाला एक जैविक अणु है, जो कि कुल 3 प्रकार की होती है, और डीएनए डबल स्टैंडर्ड वाला एक जैविक अणु था। आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड वाला एक जैविक अणु है, जो कि कुल 3 प्रकार की होती है, आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। आरआरएनए को पढ़ते हैं। सबसे अधिक मात्रा में होता है आरआरएनए 80% लगभग। यह राइबोसोम के साथ मिलकर प्रोटीन का निर्माण करता है। आरआरएनए। टीआरएनए या तो एसआरएनए 10 से 15% होता है। यह अमीनो अम्लों का
ट्रांसफर राइबोसोम के पास करता है। टीआरएनए में एंटी कोडोन पाया जाता है। एमआरएनए, इसका निर्माण डीएनए से होता है। यह केवल राइबोसोम तक संदेश ले जाता है। इसका जीवन काल सबसे कम होता है। वह डीएनए से डीएनए मतलब आरएनए से डीएनए में, आरएनए से डीएनए में, आरएनए से डीएनए में बदलने पर बायोलॉजी ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। जबकि आरएनए से डीएनए रिवर्स बायोलॉजी ट्रांसक्रिप्शन। राइबोसोम से प्रोटीन निर्माण बायोलॉजी ट्रांसलेशन। डीएनए डीएनए से डीएनए, ये तो आरएनए से आरएनए बायोलॉजी रिफ्लेक्शन। डीएनए के प्रकार, डीएनए डीएनए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डीएनए आनुवंशिक बीमारियों के लिए जिम्मेदार है और हमें मां से प्राप्त होती है। बी एमडीएनए जो था और बी डीएनए, यह बेसिक डीएनए होता है। वाटसन एवं ग्रीक ने इसके बारे में बताया। जेड डीएनए, जैक डीएनए, जिसको जिग जैक डीएनए, इसकी संरचना मुड़ी हुई होती है। जे डीएनए, जंक डीएनए जिसको बोलते हैं, इसमें जीनों का क्रम अनियमित होता है और इसकी संख्या भी कम होती है। एस डीएनए, सैटेलाइट डीएनए, इस प्रकार के डीएनए में जीनों की संख्या ज़्यादा होती है। कोशिका के प्रकार, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक को देखते हैं, यह अविकसित कोशिका होती है, जैसे बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल। इसमें कोशिका में कोशिकांग का विकास नहीं होता है। 70 एस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक में 80 एस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। सभी प्रकार का कोशिकांग विकसित होती है। यूकैरियोटिक में विकसित कोशिकांग होती है। इसमें दोनों कोशिकांगों में डीएनए पाया जाता है, अर्थात आनुवंशिक पदार्थ होता है। मतलब प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में डीएनए पाया जाता है, अर्थात आनुवंशिक पदार्थ होता है। हालांकि प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाया जाता। दोनों कोशिकाओं में राइबोसोम भी पाया जाता है, एक में 70 एस और एक में 80 एस। दोनों कोशिकाओं में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली पाई जाती है, परंतु पादप और जंतु का अंतर होता है। दोनों कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य पाया जाता है। कोशिका विभाजन कोशिका विभाजन, रुडोल्फ विर्चो, समसूत्री, मिटोसिस और अर्धसूत्री मियोसिस। दैविक शरीर का निर्माण कोशिका, मातृ कोशिका 2 में बढ़ जाती है, पुत्री कोशिका समसूत्री में। मातृ कोशिका और पुत्री कोशिका में सामान्य 46 गुणसूत्र होते हैं। यह केवल एक चरण में पूरा होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिका है। मातृ कोशिका का आधा गुणसूत्र पुत्री कोशिका में होता है। यह 2 चरण में पूरा होता है। नोट, विषाणु और वायरस में असूत्री कोशिका विभाजन होता है। नोट में है, विषाणु या वायरस में असूत्री कोशिका विभाजन होता है। कोशिका विभाजन के चरण, इंटरफेस, यह विभाजन से पहले की अवस्था है। इंटरफेस यह विभाजन से पूर्व की अवस्था है। इसमें डीएनए की संख्या में 2 गुना विभाजन हो जाता है। प्रोफेस, विभाजन प्रारंभ होने की पहली अवस्था है और 80% समय यहीं लगता है। इसी अवस्था में तारकाई सेंट्रोसोम किनारा पर चले जाता है और स्पिंडल फाइबर बनती है। मेटाफेस, विभाजन की दूसरी अवस्था है। मेटाफेस, इसी अवस्था में गुणसूत्र सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। इसी अवस्था में स्पिंडल फाइबर बड़े हो जाते हैं और गुणसूत्र के सेंट्रोमियर पर चिपक जाते हैं। एनाफेस, इस अवस्था में गुणसूत्र 2 भागों में बट जाता है और एक ही कोशिका में सिस्टर गुणसूत्र दिखाई देते हैं। टेलोफेस, विभाजन की अंतिम अवस्था है। इसमें कोशिका 2 भागों में बटती हुई दिखाई देती है।
तथा एक ही कोशिका में दो केंद्रक दिखने लगते हैं। गोल्जी बॉडी बीच में प्लेट बनाता है जिसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं और इस प्रकार कोशिका दो भागों में बंट जाता है। तापमान कम होने पर कोशिका का विभाजन तीव्र हो जाता है। तापमान कम होने पर कोशिका का विभाजन तीव्र होता है। तो इसी प्रकार हम इसी तरह से कोशिका टॉपिक को रिवीजन फास्ट कर लिए हैं। अगर ऐसा ही वीडियो आप लोग आगे चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। जय हिंद।